हाय हेलो एवरीवन। टुडे हम अपना मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे थोड़ा और आगे चलेंगे। ये जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, ये आपकी क्लास 11th, क्लास 12th एंड फॉर एंट्रेंस एग्जाम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ज़रूर आते हैं। क्लास 11th में भी ये इंक्लूडेड है, क्लास 12th में भी ये सेकेंड चैप्टर में इंक्लूड होता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो आज हम आगे जाएंगे मूल कॉन्सेप्ट में और हम करेंगे डिफरेंट वेज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट वेज टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जैसे कि हम जानते हैं, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूट एंड सोलवेंट। सॉल्यूट जिसको डिसोल्व किया जा रहा है और सॉल्यूट जिसके अंदर डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर अ शुगर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट इज शुगर एंड सोलवेंट इज वाटर। ओके, तो सॉल्यूट द कंपोनेंट विच इज बीइंग डिसोल्व्ड एंड द सोलवेंट द कंपोनेंट इन विच अ सब्सटेंस इज डिसोल्व्ड। ओके, तो सॉल्यूट को हम अपने डिफरेंट वेज में, मतलब जो भी मैं टॉपिक आगे लेने वाली हूँ उसमें मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगी बाय बी और सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। So please make it clear कि we if I am writing WB, that means the given mass of solute, है ना? We are talking about solute. And if I am writing WA, that means the given mass of solvent. MB is molecular mass of solute, MA is molecular mass of solvent. तो ये चीज़ें आपको समझना थोड़ा इजी बन जाएगा, फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि B is for solute and A is for solvent. तो अभी हमने बताया कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सोलवेंट। तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं टर्म टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज मास परसेंट और यू कैन से वेट परसेंट, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/W परसेंट। तो मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें निकालना है तो मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में आपका क्या आ जाएगा? सॉल्यूट एंड सोलवेंट, इसलिए मैंने यहाँ WA प्लस WB लिया है इनटू 100। दिस इज द परसेंटेज बाय मास और W/W परसेंट। तो ये हम कैसे निकालते हैं? हम इसको निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, इट इज गिवन मास, कि जितना आपने सॉल्यूट का अमाउंट लिया है अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज द मास परसेंट। ओके, क्वेश्चंस में ज़्यादातर डायरेक्टली आपसे मास परसेंट निकालना नहीं पूछा जाता है। देयर इज अ टर्म जिसको आपको एनालाइज करना होता है विच इज बेस्ड ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है अ गिवन सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट ऑफ HNO3। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो नाउ यू हैव टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो आप उसको कैसे एनालाइज करोगे? 10% वेट बाय वेट मीन्स 10% मीन्स सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? HNO3। थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। 10% वेट बाय वेट इन वाटर, तो आपका सोल्यूट हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड और सोलवेंट हो गया वाटर। तो 10% मीन्स के वेट ऑफ HNO3, वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको? 10 ग्राम। अगर हम टोटल मास ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कहाँ से निकलती है? 100 में से। तो इफ वी कंसीडर टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन एज 100 ग्राम, जब भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो यू विल कंसीडर टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन एज 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या है यहाँ पर? सोल्यूट HNO3। तो मास ऑफ HNO3 हो जाएगा 10 ग्राम बिकॉज इट इज 10%। और मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट यहाँ पर क्या है? वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 90 ग्राम।
तो ये तीनों चीज़ें आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू बताई हुई है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है। सो इस गिवन स्टेटमेंट से आप ये तीनों चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। दिस इज परसेंटेज बाय मास। सिमिलरली वी हैव परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट। ओके, या हम इसको V बाय V परसेंट भी बोल देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो भी वही होता है, अगर आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल A प्लस B। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही आपका सॉल्यूशन बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। द सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज हियर के कई बार प्रॉब्लम में यही होता है कि अ गिवन सॉल्यूशन इज 25% V by V of HCl। तो अगेन HCl कुछ नहीं दिया हुआ तो सॉल्वेंट हम वाटर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, बिकॉज ये परसेंटेज है तो परसेंटेज 100 में से ही आता है। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो गया 25 ml, क्योंकि 25% दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, क्यों जो कि इस केस में सॉल्वेंट है, तो वो हो जाएगा 75 ml। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता तो उसका भी वॉल्यूम 75 ml ही आप लेते, बट इन केस के सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट वाटर लेते हैं। ओके, सो दिस वाज वॉल्यूम परसेंट। आई थिंक नाउ वॉल्यूम परसेंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, यू जस्ट हैव टू एनालाइज देम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसको या हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, W बाय V परसेंट, वो हम करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इनटू 100। दिस इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या आप वेट ऑफ सॉल्यूट लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे इनटू 100। तो अगर ऐसे ही आपको प्रॉब्लम में स्टेटमेंट गिवन है गिवन सॉल्यूशन इज 15% W by V of H2SO4, तो हमें क्या पता है व्हाट इज गिवन। तो क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, तो अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं 100 बिकॉज इट्स परसेंट, हमने ले लिया 100 ml, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, कि वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट सॉल्यूशन है आपका 100 ml, मास ऑफ सोल्यूट है 15 ग्राम। इसके अलावा आपको मास ऑफ सोलवेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीज़ें पता चल रही है कि आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml, क्योंकि ये 15% वेट बाय वॉल्यूम है, और मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15 ग्राम। ओके, सो दीज आर द टर्म्स दैट यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें इससे क्या पता चलता है। अगर प्रॉब्लम में ये दिया गया है तो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म जो कि हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। हाउ कैन वी डिफाइन मोलैरिटी। ये डिफाइंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट साइड बाय साइड, तो आपको ये डिफाइंस लिखनी होगी। जो डिफाइंस मैं लिखवाती हूँ दैट यू हैव टू राइट, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन मोलैरिटी। सो हाउ कैन वी डिफाइन मोलैरिटी। It can be defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. So it can be defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. Means molarity को हम represent करते हैं capital M से, तो it is number of moles of solute.
लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो भी हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, एंड b इज फॉर सोल्यूट। तो नंबर ऑफ एंड b इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यू हैव टू टेक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब लास्ट वीडियो में ही हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अब हम यहाँ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ले रहे हैं तो हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ही लेंगे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे। वॉल्यूम अगर आपका मिलीलीटर में है, क्योंकि यहाँ पर कितने होना चाहिए लीटर में, लेकिन क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आपका ऊपर क्या जाएगा 1000 टू गेट कन्वर्टेड। इससे हमने वॉल्यूम को जो मिलीलीटर में था उसको किस में चेंज कर दिया, लीटर्स में। So this formula you are going to use to calculate the molarity of a solution. Okay, तो by this formula you can calculate the molarity. Molarity की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। Unit of molarity is moles per liter, और you can say molar. Molar भी हम बोल सकते हैं। Okay, so this is how we can calculate molarity. कई बार क्वेश्चन में, अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग, कि कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। a 3 molar solution of NaCl। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अब इस स्टेटमेंट में भी आपको 2-3 चीजें बताई। क्या बताया हुआ है देखो, 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 3, और मोलारिटी का 3 मोल्स होने का क्या, 3 होने का मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इनको इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl are present in 1 liter of solution। इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है। अब 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 मोल्स ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl का मास कितना होता है? हमें पता है NaCl का मास कितना है। NaCl का मास होता है, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 58.5 ग्राम्स में अगर निकालो। और कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मास ऑफ NaCl कितना आ जाएगा इन दिस सॉल्यूशन? सॉरी वो हो जाएगा 3 इंटू 58.5, क्योंकि इस सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। 1 मोल का मास होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास 58.5 है। तो इस सोल्यूशन में कितना मास ऑफ NaCl प्रेजेंट है? दैट इज 3 इंटू 58.5। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1000 ml। ये आपको गिवन है इस स्टेटमेंट से, दैट यू नो। ओके, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन में इंटरप्रेट करनी होती है, वो थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो वी कैन इजीली डू इट। ठीक है, अभी हम इन सभी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे आगे, बट लेट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फर्स्ट। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मोलारिटी। नेक्स्ट टर्म इज योर मोलालिटी। Can be defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलालिटी इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड बी इज नंबर ऑफ, n इज नंबर ऑफ मोल्स, b इज फॉर सोल्यूट, और नीचे है मास ऑफ सोलवेंट। तो मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के लिए हम a यूज करते हैं, तो WA शुड बी इन kg। इट्स नॉट मॉलिक्यूलर मास, इट्स गिवन मास, तो दैट्स व्हाई WA। okay, now again number of moles can be written as given mass upon molecular mass,
वेट ऑफ सोलवेंट अगर आपका ग्राम्स में है तो उसको किलोग्राम्स में चेंज करने के लिए आप ऊपर 1000 ले सकते हो. दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज टू कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन. ठीक है. सो मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स. अगर केजी में है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मोलालिटी होती है मोल्स पर केजी और यू कैन से मोलल. ओके. सो अब अगेन यहाँ पर भी आ सकता है कि अ गिवन सॉल्यूशन इज 3 मोलल ऑफ H2SO4. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? मोलालिटी दे रखी है, मतलब 3 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर. क्योंकि 1 kg ऑफ सोलवेंट, यहाँ मास ऑफ सोलवेंट है, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है. प्लीज कीप दिस इन माइंड कि मोलालिटी में हम सिर्फ मास ऑफ सोलवेंट लेते हैं और जब हम मोलालिटी निकालते हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. वहाँ पर हम सोल्यूशन लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम सोलवेंट लेते हैं. वहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ मास लेते हैं. ओके. तो अगर ये स्टेटमेंट आपको ऐसे दी हुई है, अ गिवन सोल्यूशन इज 3 मोलल ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर. तो H2SO4 के 1 मोल का मास होता है 98 ग्राम. तो टोटल मास इस सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 3 मोल्स का कितना हो जाएगा? 98 इंटू 3. और मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर है 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम. तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन भी आप यहाँ निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके. तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 1294. तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं. अगर इतना बताया हुआ है कि एक सोल्यूशन जो है वो 3 मोलर ऑफ H2SO4 है. 3 मोलर, नॉट मोलर. ओके. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज हियर mole fraction. In this video I am giving you formulas, but in my next video I will explain this concept with the help of numericals. We will do some numericals in next video, but यहाँ पर I am only telling you about the formulas so that you can understand the concept. Mole fraction. What is mole fraction? Mole fraction is just representing the composition of a solution. कि एक composition में solute कितने parts है और solvent कितने parts है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of that component upon total number of moles of solution. Number of moles of that component divided by total number of moles of solution. For example, if you want to calculate the mole fraction of solute, आपका solution है उसमें दो component है. You have a solution which has two components, that is solvent and solute, and you want to know about the mole fraction of solute. तो वो क्या होगा? number of moles of solute. जिस भी component का mole fraction आपको निकालना है उसके number of moles अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का बना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb. जितने सोलवेंट के मोल्स है जितने सॉल्यूट के मोल्स हैं. ऐसे ही सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट सोलवेंट का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. Na अपॉन Na प्लस Nb. जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपके सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं
कई बार होता है दो होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तीन से भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से अगर आपको किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज अगेन आई वांट टू नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो वो हो जाएगा एन बी, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली अगर आपको एक्स ए निकालना है तो वो क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एंड सिमिलरली एक्स सी इज एन सी अपॉन Na plus Nb plus Nc. One more point that you should know कि किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जांपल क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं तो इसके जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा दैट इज ऑलवेज 1। तो अगर आपने x भी निकाल लिया है तो आप x से निकाल सकते हैं डायरेक्टली बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स थे तो इनके जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा XA प्लस XB प्लस XC इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट मोल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम ppm से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और ppm। जो पार्ट्स पर मिलियन टर्म है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज़, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ की जब आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए अगर आपको कंसंट्रेशन मेजर करनी है तो आप पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर तो यू यूज दिस फॉर्मूला। तो पीपीएम कैसे निकालते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ solute upon total mass of solution into 100 into 10 raised to power 6, because it is parts per million so not 100, it into 10 raised to power 6, 10 raised to power 6 is 1 million. So if you want to calculate ppm you have to apply this formula कि mass of solute upon mass of solution into 10 raised to power 6. This is how you can calculate parts per million. Now there is one more term which is not included in the CBSE syllabus, normality, बट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में टर्म आती है। नॉर्मेलिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई टर्म है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, तो जब जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, अगर आप इसको EQ से रिप्रेजेंट करो, वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आपको क्या लेना होता है यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास। नाउ व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास या हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस इक्विवेलेंट मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है क्या होता है, इट इज द सम ऑफ, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जो भी इसके इंडिविजुअल एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम, तो इट इज 98 ग्राम। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ये जो हमने निकाला है ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। बट वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए वी शुड नो सम टर्म्स, देयर आर सम टर्म्स, जैसे किसी भी एसिड के साथ रिलेटेड होती है उसकी बेसिसिटी। एसिड के साथ एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड बेसिसिटी, और किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, जितने भी प्रोटॉन वो दे सकता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इट कैन लिबरेट। कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। ऐसे ही बेस के साथ टर्म होती है एसिडिटी। अब एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या है,
कोई भी बेस जितने भी OH नेगेटिव आयन लिबरेट कर सकता है। जैसे अगर हम ऊपर H2SO4 इज एन एसिड, अगर हम H2SO4 की बेसिसिटी की बात करें कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4, तो H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है? 2, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2। इसी तरीके से बेस में इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होगा? Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, तो ये कितने बेसिस कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है? 3, तो इसकी बेसिसिटी होगी 3। ओके, तो दैट सॉरी एसिडिटी, बेस के साथ टर्म आपकी एसिडिटी होती है, सॉरी, तो इसकी एसिडिटी होगी 3। ओके, इन केस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की अगर हम बात करें, जैसे सॉल्ट होता है NaCl, Na2SO4 जो कि एसिड और बेस के मिलने से बनता है, Na2CO3, तो इन केस ऑफ सॉल्ट देयर इज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड की एसिडिटी, बेस की बेसिसिटी, और सॉल्ट के लिए भी एन फैक्टर, इन सब के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एन फैक्टर। एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, कि जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जब ये सॉल्ट बना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। देखो वो आप कैसे निकालोगे? जैसे Na2SO4, Na2SO4 will dissociate as 2Na positive प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब आप देखोगे यहाँ पर Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2, और SO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन Na ने दिए हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन SO4 ने लिए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो गए? 2। तो यहाँ पर जो आपका एन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2। ओके, अगर हम NaCl की बात करें, NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो एक सोडियम ने दिया है, एक क्लोरीन ने लिया है, तो यहाँ पर इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1। तो इसका एन फैक्टर क्या है? 1। okay, so this is what you need to know, okay, what is the n factor of a salt, what is the acidity of a base, या what is the basicity of an acid. Now how it is related to equivalent mass, तो जो equivalent mass होता है, equivalent mass किसी भी कंपाउंड का होता है मोलर मास, जो उसका मोलर मास है अपॉन n फैक्टर। नाउ दिस n फैक्टर कैन बी एसिडिटी जो बेस की है, बेसिसिटी जो अभी हमने देखा एसिड की होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। ये जो टर्म मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मास, ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हो, और नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या आएगा? 1000। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज द फॉर नॉर्मेलिटी। अब इक्विवेलेंट मास, सपोज आपको निकालना है H2SO4 का, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का आप कैसे निकालते हो? तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने देखा ऊपर 98 ग्राम होता है। अब H2SO4 एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? जितने H पॉजिटिव आयन वो दे सकता है। कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है? 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। ओके, n फैक्टर, बेसिकली n फैक्टर फॉर H2SO4 इज 2। अगर हम NaCl की बात करें, NaCl का निकालोगे तो NaCl का मोलर मास होगा 23 प्लस 35.5, क्योंकि क्लोरीन का मास 35.5 होता है, 58.5 ग्राम। अब इस 58 इस NaCl का n फैक्टर कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? NaCl की फॉर्मेशन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, क्योंकि इसका n फैक्टर क्या है? 1।
एन फैक्टर NaCl के केस में 1 है तो वो सिमिलर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास। ओके, तो जब इसका एन फैक्टर सिमिलर होगा 1 होगा तो हमेशा ध्यान रखना मोलारिटी होगी, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो अगर एन फैक्टर इज 1, if your n factor is 1 then normality is equals to molarity, तो कोई चेंज नहीं होगा। ये तब केस है जब आपका n फैक्टर 1 है, लेकिन अगर आपके n फैक्टर की कुछ वैल्यू आती है 1 से अलावा, n factor is not equals to 1, suppose it is x, तो जो नॉर्मेलिटी होगा नॉर्मेलिटी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x इंटू मोलारिटी। So this is the relationship between normality and molarity. Here x is n factor. ठीक है, तो simply you can say कि normality is equals to n factor, n factor आपको पता है कैसे निकालना है, into molarity. Okay? Clear? तो इस वीडियो के लिए ये यहाँ पर आज मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ की। आई थिंक आपको ये सारे फार्मूलेज क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फार्मूलेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस फार्मूलाज तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I can solve your query. Okay, it's all for today. Thank you.